ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड ऑन कैंपस स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? यू सिटिंग अंडर द एसी? ओके जी। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के हवाले से, पर उसमें से कुछ चीजें रह गई थी हमारी चैप्टर नंबर 4 की, जो मैंने आपको कहा था कि जब हम चैप्टर के 4 पे आएंगे तो देन वी आर गोइंग टू। तो उसमें एक आपकी है फिगर्स ऑफ स्पीच। सिस्टम्स को साथ में ऑन कर लें, क्योंकि ये हम अभी ब्रीफली करके तो उसके बाद राइटिंग की असाइनमेंट आपको कोई दूंगी मैं। फिगर्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच तो आपके उसमें है नहीं। बुक में पेज नंबर देखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच का कहाँ है? यार आएगा, हाँ आएगा तो कैलकुलेटर में। ये हो गया। ये मैं हाँ मैं बता पेज नंबर 106 पेज नंबर अगर आप लोगों ने ओपन करना है बुक का तो आप लोग कर सकते हो। फिगर ऑफ स्पीच, उसमें मल्टीपल चीजें हैं आपकी चैप्टर नंबर 4 के अंदर, जिसमें मेजरली पहले हम जो कवर करेंगे, जिसमें से आप लोगों को कहा हुआ था करने के लिए, आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज और करने लगे हैं, फिगर ऑफ स्पीच या फिगर्स ऑफ स्पीच। ये भी आपको एमसीक्यूज बेस्ड में ही आएगा। वो आपको उनकी मीनिंग्स पूछेंगे कि इस फिगर ऑफ स्पीच की मीनिंग क्या है। अब फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है असल में? कभी लाइफ में ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कोई चीज आप बोली हो जो सीधे सीधे तरीके से हम बोल सकते थे, लेकिन उसको डिफरेंट अल्फाजों में घुमा फिरा के आपने कोई बात बोली हो कि जो सीधी समझ में ना आए किसी को, लेकिन उसको उसका मीनिंग समझना पड़े, जिसको हम कहते हैं ना इम्प्लाइड मीनिंग, अंदर से अल्फाजों में से खुद मीनिंग ढूंढ लो। तो वो आपकी होती है काइंड ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, कि आप सीधी सीधी बात डायरेक्टली नहीं करते हो, थोड़ी सी उसको स्टाइलिश बनाने के लिए, उसको क्रिएटिव बनाने के लिए। ये नहीं है कि सामने वाले को आप तंग कर रहे हो, तरह की लैंग्वेज यूज करे हो। इट्स जस्ट दैट कि क्रिएटिविटी के एलिमेंट के अंदर आपके ये फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल होते हैं। आप ऐसे राइटिंग कर रहे हो, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो, ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो, तो यू कैन यूज दीज फिगर्स ऑफ स्पीच। नॉवल लिख रहे हो कोई आप इस तरह का, लेकिन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने, या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से फिगर्स ऑफ स्पीच हम यूज नहीं करते। को पता है कि आपने टू द पॉइंट सीधी सीधी बात बोलनी है, बगैर घुमाए फिराए, बगैर आपने कोई वो जो कहते हैं ना कि मेकअप वगैरह किए बगैर, सीधा सीधा सिंपल। तो ये क्रिएटिव राइटिंग के आपके टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हो। इनके लिटरल डेफिनेशन, यानी कि उन अल्फाजों को अगर हम अलग अलग देखेंगे तो उनके अलग अलग अल्फाजों की मीनिंग अलग होंगे, लेकिन उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम मिला लेते हैं तो वो 4 या 5 या 6 वर्ड्स हैं, तो उनकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो लिटरल या डिक्शनरी की मीनिंग उनकी अलग होती है, उन वर्ड्स को जब हम इकट्ठा करके एक एक्सप्रेशन बनाते हैं तो उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। बहुत मिनिमम आपको दिए हुए इन्होंने, होते बहुत सारे हैं। नंबर 1 इज आपका हाइपरबोले, फिर आपका लाइटिटीज है, अंडरस्टेटमेंट है, आयरनी है, ऑक्सिमोरॉन है, सिमिली है और मेटाफर। उन्होंने सिर्फ आपको ये दिए हुए, और बहुत सारे होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 के ऊपर हम बात करते हैं हाइपरबोले की। हाइपरबोले का मतलब है कि किसी भी बात को आप की नौयत बढ़ाकर अगर आपने बताना है, उसकी आकर आपने किसी बात को बताना है, तो आप वो हाइपर बोले, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसकी हेल्प लेते हो, और सामने वाले को छोटी सी बात है, अब जैसे कह रहे हो कि मैंने आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया है, तो हम कभी कभी नहीं कहते कि यार ऐसा लग रहा है कि बकरा खा लिया है, या अफ्तारी के टाइम पे ऐसी भूख लग रही होती है कि मैं तो 4 बंदों का कर लूंगा, लेकिन जब रोजा खुलता है तो आप अपनी ही सिर्फ अफ्तारी कर रहे होते हैं। तो वो आप एग्जैजुरेट करके बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पूरे घर वालों की अफ्तारी खा जाओगे, आप सिर्फ बता रहे हो कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मुझे फील आ रही है कि दैट आई माइट ईट द एंटायर मेन्यू, जितना भी घर का वालों का बना है। तो वो आप बढ़ा चढ़ा के बात बोल रहे होते हो। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के यहाँ शेयर किए हुए। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है? नहीं, भूख लगना नहीं।
हद की भूख, स्टार्व मतलब कि कई दिनों से खाना ना खाया हुआ हो, ठीक है, एग्जैक्टली वो फाका कशी और एक भूख लगने में फर्क है। वो आई एम फीलिंग हंग्री इज गोइंग टू बी कि मुझे खाना दे दे, मुझे भूख लग रही। स्टार्विंग मीन्स कि आपने शायद दिनों से खाना नहीं खाया हुआ। तो हम कई दफा कहते हैं ना कि मैं भूख से मर रहा हूँ, उर्दू में तो घर जाके कि बाप कुछ ना मिला तो मैं तो खुदा ना खास्ता मर ही जाऊंगा। तो लिटरली ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपको 1 घंटा भी कुछ खाने को ना मिले, यू नॉट गोइंग टू खुदा ना खास्ता डाई। तो वो आप एग्जैजरेट कर रहे होते हो बात को। हाइपरबोले का मतलब सिंपल ये है कि आपने अपनी नॉर्मल बात करके बताना है, बढ़ा चढ़ा के। अब जैसे बहुत ज्यादा थके हुए हो तो हम कहते थे आई एम डेड या आई एम डेड टायर्ड। अब अगर हम डेड टायर्ड हो, मीनिंग क्या है कि बंदा है ही नहीं ना, कोई चीज फील ही नहीं कर सकता है। तो फिर जब आप कोई चीज फील नहीं कर सकते, तो मरे हुए हो, तो हाउ कैन यू से समथिंग। तो वो एग्जैजरेट आप सिर्फ कर रहे हो, लिटरल मीनिंग इनकी अलग अलग उठाओगे तो डिफरेंट डिक्शनरी की मीनिंग है। लेकिन इन वर्ड्स को जब हम इकट्ठा यूज करते हैं तो उनका मीनिंग जो है वो आपकी क्रिएटिविटी के अंदर आ जाते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बन जाते हैं। एक और एग्जाम्पल है, माई फादर विल किल मी इफ आई रीच होम लेट। तो आप जब घर जाते हो तो अब्बू खुदा ना खास्ता लिटरली मार तो नहीं ना देते, वरना तो फिर आप लोगों ने कितने जन्म नहीं लिए होते है ना लड़कों ने स्पेशली। सो इट्स जस्ट दैट कि अब्बू बहुत डांटेंगे, यस, नॉट लिटरली गोइंग टू किल यू। द शॉपिंग कॉस्ट मी $1 million। हो सकता है कि आप शॉपिंग करने गए हो, बजट आउट हो गया हो आपका थोड़ा सा, बट इसका ये लिटरली मीनिंग नहीं होगा कि हमारा कोई, हम अगर पाकिस्तानी लोगों की बात करें कि हमने लिटरली $1 million जो है ना वो स्पेंड कर लिए हो अपनी शॉपिंग के ऊपर। हाँ, बजट से थोड़ा सा ऊपर हो सकता। आई हैव ईटन एन एलिफेंट, ये वो बकरे वाली बात आ गई कि इतना खा दिया कि ऐसे लग रहा है कि यू हैव ईटन एन एलिफेंट। तो हाइपरबोले कुछ क्लियर हुआ है? अबू बकर आपको आवाज आ रही है? हैंड रेस कीजिएगा। ओके गुड। अब ये आपको इस तरह का दे सकते हैं कि हाइपरबोले मीन्स और उसका मतलब नीचे दे दें या इस तरह के एग्जांपल्स आपको 3-4 दे दें एबीसीडी के अंदर और पूछेंगे कि हाइपरबोले का कौन सा वाला एग्जांपल है। इसमें एक आध आपके मेटाफर का डाल देंगे एग्जांपल, कुछ सिमिली का डाल देंगे, एक ऑक्सोमेरॉन का डाल देंगे जो आपके बाकी फिगर्स ऑफ स्पीच है। एक सही भी होगा आपका हाइपरबोले का, तो उसमें आपने आइडेंटिफाई ABCD में से हाइपरबोले का कौन सा है। तो इस तरह एमसीक्यूज दे सकते हैं। दूसरा सिंपल के हाइपरबोले मींस और उसकी नीचे मीनिंग आपको दे दूंगी। तो जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, कुछ उससे मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन होगी कि वो जी आप किसी चीज को जो है एम्फोसिस दे रहे हो, एग्जैजरेट कर रहे हो या हाइटन कर रहे हो, वो आपका उसका जो है ना वो डेफिनेशन हो जाएगी। तो ये 2 तरीकों से आपको हैं। अच्छा, नंबर 2 इज, इसकी प्रोनाउंसिएशन है लाइटटीज, ब्रैकेट में मैंने मेंशन की हुई है। When answer is given by negating its opposite, आप जवाब दे रहे होते हो, आपने कहना है कि भूख लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या, अगर लग रही होगी तो क्या कहोगे? और अगर इसका नेगेटिव में जवाब देना हो और बोलना हो कि हाँ मुझे लग रही है, तो कैसे जवाब दोगे? लाइट इट इज। अब ये एग्जाम्पल आप देखो तो समझ में आएगा। आप जवाब देते हो उसका ऑपोजिट एंगल रखते हुए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। He is not the cleverest person I have ever met। इसका क्या मतलब है? में क्या मतलब है इस जुमले का? अब यहाँ उन्होंने नॉट लगाया है। आप यूजुअली इसके अंदर 2 नेगेटिव्स का इस्तेमाल करते हो यूजुअली। तो आप बात सीधी कर रहे हो लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं इधर नो, नो ना, कुछ चीज डालकर आप उसको नेगेटिव बनाकर फिर आप उस बात को जो है ना वो सामने वाले के सामने रखते हो। इट वॉजंट अ टेरेबल ट्रिप। अगर मैं आपसे बोलूं कि ईद कैसी गुजरी, आप सीधा सीधा मुझे बोल सकते हो अगर अच्छी गुजरी है खैर से कि मिस अच्छी गुजरी, वरना आप कह सकते हो कि इतनी बुरी भी नहीं थी। तो नेगेटिव में बात करके इतनी बुरी भी नहीं थी इज इक्वल्स टू ओके गुजर गई। तो आप सीधा सीधा गुजर गई पॉजिटिव में जवाब, लेकिन आपने नेगेटिव में करके दिया मैं इतनी बुरी भी नहीं थी। तो बुरी इज अ नेगेटिव वर्ड, लेकिन आप जवाब वही दे रहे हो कि हाँ तो ओके गुजर गई थी, 50-50 थी, ठीक ठाक गुजर गई, लेकिन उसका ऑपोजिट में नेगेट करके नेगेटिव बात करके आप वही बात हमें कन्वे कर रहे हो, तो वो आपके लाइटिटीज हो जाते हैं। अनकाइंड,
यहाँ दो नेगेटिव्स आपके यूज हुए हैं। इसका मतलब है कि शी इज अ काइंड पर्सन। आप सीधा सीधा कह सकते हो कि शी इज काइंड, लेकिन आप कह रहे हो कि शी इज नॉट अनकाइंड, तो मीन्स शी इज काइंड। I can't disagree with your viewpoint. See, I agree what you're saying. ठीक है ना, मैं आपके साथ ही हूँ, लेकिन I can't disagree with you। तो आपका disagree एक नेगेटिव है और cannot वाला can't जो है वो एक नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव्स को हम पेश करके अपना एक पॉजिटिव बना रहे होते हैं। Your apartment isn't unclean। अब आप कोई दोस्त आपको हमारे घर चलता हूँ तो आपको भैया घर बड़ा गंदा है, आ जाओ चलो खैर है, तो वो भी जब जाके बैठेंगे तो वो कहेंगे कि साफ ही है। और सीधा सीधा भी कह सकते हैं कि आपका अपार्टमेंट साफ है, लेकिन वो अगेन उसको अगर लाइटिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो वो सीधी जवाब नहीं देंगे, वो थोड़ा सा टेढ़ा जवाब देके बात वही करेंगे। बेसिकली यही आपकी फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं कि सीधी बात नहीं करनी है, किसी और तरीके से घुमा फिरा के आपने बात रखनी है। इट्स नॉट टेस्टलेस, यानी कि अच्छा है खाना, अगर किसी ने बनाया तो पूछा है कि कैसा खाना है, अभी कहते हैं इट्स नॉट टेस्टलेस, यानी कि ओके है, परहैप्स टेस्टी। ये आपके हो जाते हैं लाइटिटीज। फिर आपका एक है अंडरस्टेटमेंट, दैट इज ऑपोजिट टू हाइपरबोले। हाइपरबोले को बढ़ा चढ़ा के बताना है, अंडरस्टेटमेंट में अंडर से याद रखना, इसका मतलब है कि आपने नौयत को कम करके बताना है, मिनिमाइज करके, लेसन करके, कम करके किसी भी सिचुएशन को। अगर बहुत ज्यादा बाहर बारिश हुई हो कहीं अनएक्सपेक्टेड और लगातार होती रही है, या बहुत हैवी बारिश हुई है, लेकिन आप उसको नौयत को कम करके बता रहे हो कि इट रेन्ड अ बिट मोर देन यूजुअल, ऑल्दो कहने का मकसद ये है कि तूफानी बारिशें थी, तो लेकिन अगर जैसे डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, तो आप कहोगे कि नहीं, इट वाज जस्ट अ लिटिल मोर देन यूजुअल, तो आप नौयत को कम कर रहे हो। आई एम अ लिटिल टायर्ड, कम, ऑल्दो कि आप हो अच्छे खासे थके हुए, लेकिन आप उसको थोड़ा नौयत को कम कर रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ज्यादा नहीं है। दिस ड्रेस नीड्स अ स्लाइट और बेसिकली इसका मतलब है कि इसको अच्छी खासी अल्टरेशन की जरूरत है, बट यू आर नॉट मेकिंग द अदर पर्सन अपसेट और समथिंग, तो आप कह रहे हो कि बस जरा सा इधर उधर काम कर लेंगे तो हो जाएगा ठीक, मगर डीप डाउन यू नो कि व्हाट यू मीन टू से कि काफी अल्टरेशन की जरूरत है। शी इज टीनी टाइनी फैट। अब जैसे कभी पूछते हैं ना आप लोग आपस में कि मैं मोटी तो नहीं लग रही, खा दावतों पे चले गए थे एंड ऑल दैट, और तो अब लग रहे हो काफी सारे, लेकिन अगले अगले बंदे को नहीं आपने बोला तो क्या जरा सा ऐसे लग रहा है कि चिन निकल आई है, जरा सा 2 दिन कुछ नहीं खाओगे तो ठीक हो जाएगा, तो अगर अगले बंदे को इशारा काफी है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 1-1.5 हफ्ता नहीं खाना जाता। तो दैट इज अंडरस्टेटमेंट कि आप किसी भी चीज को कम करके नौयत उसकी बता रहे हो। आयरनी, a contradiction between what happens and what one expects to happen। आप तो समझो कि कॉन्ट्रोडिक्टरी बात होती है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हो जाएगा और होता उसके ऑपोजिट है। अब जैसे कि सैटरडे, अब सारों को पता था कि जैसे हमारा ऑफ होना है, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऑन कर देती तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता। ये था कि लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, लेकिन अब अचानक उन्होंने जो है ना वो नोटिफिकेशन दे दिया कि सैटरडे ऑन है, तो वो एक कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो जाएगी, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम सैटरडे ऑफ करेंगे, फिर अचानक उन्होंने सैटरडे जो है वो ऑन कर दिया, ईद वाला। एग्जाम्पल्स, आवर लग्जरी होटल टर्न्ड आउट टू बी अ फार्म बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है अगर ये कोई जुमला आपको बोले तो? फार्म बिल्डिंग का मतलब यहाँ क्या है? लेकिन वो लिटरली नहीं कह रहे। देखो जो फिगर स्पीच की हम बात कर रहे होते हैं ना, तो फिग्यूरेटिव कभी वर्ड सुनोगे कहीं किसी की जुबान से अंग्रेजों में कि फिग्यूरेटिवली स्पीकिंग, इसका मतलब है कि मैं मुहावरतन बात कर रहा हूँ, रियलिस्टिक में एक्सक्यूज मी। वहां जो है वो जब हम होटल गए हैं तो वो कमरों के अंदर जो भैंसे थी और गाय थी, और जब सीढ़ियों पे गए तो वहां घास पड़ी हुई थी। कहने का मकसद ये है कि वो इतना अनइम्प्रेसिव और इतना गंदा और इतना वियर्ड था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे यहाँ जानवर रहते हैं, जानवरों की जगह है रहने की, इंसानों की नहीं है।
तो वो उसको, जिसको ना उर्दू में कहते हैं मुशाबत देना, कंपेयर कर रहे हैं विद द फार्म बिल्डिंग, नॉट लिटरली सेइंग कि यहाँ जानवर रहते हैं। सॉरी, इट कैन बी। आपको फिगर ऑफ स्पीच बहुत ध्यान से इस्तेमाल करने की जरूरत होती है कि आप अपने क्रिएटिविटी दिखा रहे हो कि यू आर बीइंग सार्कास्टिक और यू आर बीइंग टॉन्टिंग, किसी की तरफ टॉन्ट तो नहीं कर रहे हो, इसलिए सार्काज्म आपका फिगर ऑफ स्पीच में नहीं आता। आयरनी आ जाती है। आयरनी आप समझो कि इट्स लेस टॉन्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग देन सार्काज्म। सार्काज्म जो है ना वो आपका दिल आजारी करता है, आपका दिल दुखाता है, अगले बंदे को ह्यूमिलिएट करता है। आयरनी इज समथिंग दैट वो एक्चुअल में हुई होती है वो चीज, और अगला बंदा सिर्फ उसको आपके सामने रख रहा होता है, आप डिनाई नहीं कर सकते उस चीज को। ये जैसे आप एक्सक्यूज मी, रमजान की जैसे जागने वाली रातें थी या पढ़ाई के एग्जाम्स हैं, तो अम्मा अब्बा कह रहे हैं कि हाँ बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं, तो उनका कहने का ये मतलब नहीं है कि लिटरली आप पढ़ाइयाँ कर रहे हो, वो आपको याद दिला रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है सच। तो वो आपको भी पता है कि ऐसा सच मैं उतनी पढ़ाई नहीं करा जितनी मुझे करनी चाहिए थी। तो बेशक थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको कि अब्बा ये अम्मा, लेकिन डीप डाउन यू नो दैट दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ, तो वो सच ही आपके सामने रख रहे हैं। तो आयरनी इज दैट। sarcasm में कभी कभी हम ऐसी बातें कर जाते हैं कि जो सच नहीं होती हैं, और वो ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं, तो उनके वर्ड चॉइस जो है ना वो जरा हार्श होता है, तो वो इस वजह से sarcasm आपका उसमें नहीं आता, क्रिएटिविटी में नहीं आएगी। Okay, the trip of my dreams was in fact our worst nightmare. कॉन्ट्रोडिक्टरी बात हो रही है कि आपका ट्रिप ऑफ माय ड्रीम्स यानी कि कोई आपने सोच के क्या गए थे कि ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है, कि मतलब जिन सालों से मैं या हफ्तों से या महीनों से कर रहा था, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग, बट कॉन्ट्रोडिक्टरी क्या हुआ, उसकी ऑपोजिट क्या बात हो गई कि वो टर्न आउट टू बी हॉरेबल। सफर पे गए हो, खुदा ना गाड़ी खराब हो गई है, पैसे ज्यादा लग गए हैं, वॉलेट चोरी हो गया है, पासपोर्ट को गड़बड़ हो गई है, मतलब जो सोचा था उसका तो ऑपोजिट ही हो गया। ये वो उससे मिलता जुलता जो अभी मैंने पढ़ाई वाली बात की एग्जाम्पल। आफ्टर कैचिंग हिज सन प्लेइंग प्ले स्टेशन, he says to his son, I can see that you're working very hard for your exams. अब वो बच्चा डिनाई, बच्चे को बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि बच्चे को पता है कि मैंने पेपर्स के लिए पढ़ना है, बट इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग आई एम प्लेइंग द प्ले स्टेशन। चाहे वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने भी 5 मिनट ही हुए थे लगाए थे और ब्रेक ली थी और अब्बा जान उन्हें उसी वक्त एंट्री मार दी आपके कमरे के अंदर, ज्यादातर ऐसा ही होता है। आपको पता नहीं आप लोग सच बोलते हो या होता है ऐसे ही, बस अभी तो लगाई थी या अभी तो फोन उठाया था, उसी वक्त जो है ना वो पकड़े जाते हो। ओके, नेक्स्ट इज ऑक्सिमोरॉन। ये काफी फनी सा लगता है मुझे। A stylistic device or tool which contradictory terms used side by side. दो opposite terms को हम एक साथ यूज करते हैं और वो आपका ऑक्सिमोरॉन कहलाता है। यानी कि सीरियसली फनी, सीरियस का मतलब खामोश और मतलब और फनी मतलब कि बहुत ज्यादा मजाहिया एंड ऑल दैट। तो आपने दो ऑपोजिट टर्म्स को मिलाकर जो है वो एक टर्म बनाई है। अब इसका मतलब क्या होगा इफ आई से कि आई फाइंड यू सीरियसली फनी, बहुत ज्यादा इंतहा से ज्यादा मजाहिया लगते हो। एक्ट नेचुरल, एक्ट मीन्स जो रियल नहीं होगा ना, और नेचुरल मीन्स समथिंग दैट इज रियल। तो दोनों टर्म्स को मिलाकर आप जो हो ये जो है ना वो एक एक्सप्रेशन आपका बनता है एक्ट नेचुरल या एक्ट नेचुरली। बिग बेबी, इफ अ पर्सन इज बिग दैट पर्सन कांट, और अगर वो बेबी है तो वो फिर बिग नहीं हो सकता। मगर कभी क्या होता है ना बड़े बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं तो वो हम बोलते हैं। क्लियरली मिसअंडरस्टूड, इफ समथिंग इज क्लियर तो इट मीन्स कि भाई साफ है, क्लैरिटी है, क्रिस्टल क्लियर है, समझ आ गया, ये अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन उधर मिसअंडरस्टूड तो इसका मतलब है कि बेइंतहाशा किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। बिल्कुल ही ऑपोजिट समझ लिया आपने मुझे तो। ग्रोइंग स्मॉलर, अगर आप ग्रो कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन स्मॉल, तो अगेन टू ऑपोजिट टर्म्स। फाउंड मिसिंग,
ये कुछ मेरी एग्जांपल्स हैं, आप लोग बुक में से भी अपना देखना। इफ समथिंग इज मिसिंग इट कैन बी फाउंड बट फाउंड मिसिंग एक टर्म होती है जो हम यूज, तो कोई हॉस्पिटल्स में या ऐसे जगहों के ऊपर आपका एक जो है ना काउंटर सा बना हुआ होता है कि जहाँ चीज गुमी हुई चीजें रखी जाती हैं। प्रिटी अगली, बहुत ही ज्यादा बदसूरत, बट प्रिटी मीन्स खूब अच्छा प्यारा, तो वो अगली और प्यारे को आपने वो कर दिया है, प्रिटी अगली। रूमर अफवाह होती है, मीन्स कि समथिंग दैट इज ऑथेंटिक, तो अगेन टू टर्म्स टुगेदर यूज्ड। सीक्रेट भी है और ओपन भी है, ऐसे कैसे हो सकता है ना। रैंडम ऑर्डर, कोई तरतीब में भी है और कोई चीज बेतरतीब में भी पड़ी हुई है। इल हेल्थ, कि अगर हेल्दी हो तो फिर बीमार क्यों हो। डेफिनेटली, मे बी का नाम भी है, बड़ी अच्छी मूवी है डेफिनेटली मे बी, देखना किसी वक्त। ओके। इस वीक में मैं सोच रही हूँ कि आप लोग का एक टेस्ट ले लें हम, ईद के बाद से काफी जब, तो इसमें चैप्टर नंबर 4 का आपका टेस्ट होगा, बस चैप्टर नंबर 4 ही होगा अभी, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने राइटिंग काफी कर ली है, लेकिन वोकैबुलरी से रिलेटेड ना मैं अभी थोड़ी सी जरा वो हूँ कि आप लोग का भी मैंने कोई काम देखा नहीं है कि क्या चीज समझ में आ रही है क्या चीज नहीं। तो आप में इसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स वगैरह होंगे, आपके इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होंगे जो आज हम कर रहे हैं, और टाइम इंशाल्लाह भी आज हम कल करेंगे, तो वो 3 चीजें आपके उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। हाँ, बुक वाले बुक इजी होंगे, अभी कोई इतने ज्यादा मुश्किल स्टार्ट में नहीं देने। ये भी एक वो है, लक की बात है, कभी कभी 20% सिर्फ बुक में से होती है, 80% वोकैबुलरी बाहर से होती है। ओके, नेक्स्ट इज मेटाफर। It is used to make comparison between two or more things without using as or like. सिमिली में आप एज और लाइक यूज करते हो, इसमें कंपैरिजन करोगे लेकिन एज और लाइक का इस्तेमाल किए बगैर। लायन इन द फाइट, तो ये जो आपकी दो चीजें ब्लू में अगर नजर आ रही हैं जो कि उधर ही जा रही हैं, यार ये उस दिन भी मैंने इनको कहा था कि एंगल थोड़ा सा उधर करते हैं। ही और लायन का कंपैरिजन हो रहा है इधर, यानी कि उसकी ब्रेवरी की बात हो रही है, बहादुरी की बात हो रही है उसकी। योर माउथ इज वन मेटल फैक्ट्री, ब्रेसेस की बात हो रही है, जो दांतों पे लगते हैं ना, वो मेटल की चीजें लगती हैं, तो इस वजह से वो किसी को कह रहा है कि कोई आया है यूनिवर्सिटी या कॉलेज, तो वो अगले को कह रहा है कि ये नहीं कहेगा ओ तुमने ब्रेसेस लगा लिए, उसको जो है ना वो एक दूसरे तरीके से बोलेंगे कि आपका मुंह जो है ना वो मेटल फैक्ट्री लग रहा है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, लाइफ और रोलर कोस्टर की कंपैरिजन हो रही है कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। यू weren't always such a chicken, जो अमेरिकन हैं, अमेरिकन का तो मुझे पक्का पता है, ब्रिटिशर्स का नहीं पता, जहां आपको कम वो दिखाना हो ना बुजदिल, तो वो यूज करते हैं वर्ड चिकन। कावर्ड यानी कि बुजदिली का वो करना हो, तो यू weren't always such a chicken, कि तुम पहले तो इतने बुजदिल नहीं थे। तो चिकन इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट अगर आपको कोई बाहर के मुल्क में कहता है तो। आउल इज अ कॉम्प्लीमेंट दो, आउल इज अ साइन ऑफ विजडम, हम लोग आउल को नेगेटिव ले लेते हैं ना। द कार सीट इज अ फ्लफी क्लाउड, कार सीट और फ्लफी क्लाउड को आपस में कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक्सट्रीमली सॉफ्ट है। सिमिली में भी आप कंपैरिजन करते हो, या आप लाइक का वर्ड यूज कर सकते हो या आप एज का वर्ड यूज करते हो, ठीक है, वो आपका सिमिली हो जाएगा। जहां आपका एज और लाइक यूज नहीं हुआ हुआ वो भी कंपैरिजन है, दैट इज गोइंग टू बी योर मेटाफर, बट व्हेन यू कंपेयर टू और मोर थिंग्स यूज बाय यूजिंग लाइक और एज, तो वो आपका सिमिली की कैटेगरी में आ जाएगा। वो ऊपर वाले ही दो मैंने एग्जाम्पल, ही वॉज अ लायन इन द फाइट, तो इधर हमने उसकी ब्रेवरी की ही बात की है, ही इज एज ब्रेव
as a lion, तो इधर हमने as लगा दिया. The car seat is as fluffy cloud. हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर हम लाइक यूज करेंगे और मेटाफर में तो हमें पता नहीं चलेगा, ये तो बात एग्जैक्ट करना है. देखो अगर तो वो आपको देंगे मेटाफर की कैटेगरी के अंदर कि जी फाइंड आउट के नीचे जो ऑप्शंस दिए हुए उसमें से मेटाफर कौन सा है, तो वो तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो मेटाफर मांग रहे हैं, तो यहाँ वो एग्जैजरेशन वाली बात नहीं हो रही. और अगर इसी तरह आपको एग्जैजरेशन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे तो वो फिर आपको बोलेंगे कि हाइपरबोले का कौन सा नीचे से ढूंढे, तो वो क्लैरिटी के साथ उन्होंने उधर मेंशन किया हुआ होगा. पहले देते थे, पहले देते थे, लेकिन अभी पिछले 5-6 टेस्ट्स में से उन्होंने सिर्फ वो 1 वर्ड्स वगैरह ही देना शुरू कर दिया. अगर आप सैंपल पेपर भी अपना खोल के देखोगे तो उस है ना, उन्होंने वो 1 वर्ड्स ही दिए हैं. पहले वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपको सेंटेंस में यूज करते थे और हाईलाइट कर देते थे या अंडरलाइन कर देते थे कि ये एंटोनिम है, ये वर्ड है, इसका एंटोनिम बता दे. तो वो सेंटेंस में यूज हुआ हुआ होता था. अब वो यूज नहीं करें, अब वो सिर्फ आपको सीधा सीधा जो है ना वो सिनोनिम दे दिया, नीचे मीनिंग दे दी, आपका इडियम दे दिया, ऊपर नीचे आपसे मीनिंग पूछ ली, आपका ऊपर जो है वो हाइपरबोले का अगर सेंटेंस दे दिया है फॉर एग्जांपल, तो नीचे आपसे पूछ लेंगे कि है ये कौन सा फिगर स्पीच में लग रहा है आपको, ऑक्सिमोरॉन में यूज हुआ है या मेटाफर में यूज हुआ है या हाइपरबोले में यूज हुआ है या स्टेटमेंट में यूज हुआ है. इस तरह आपको दे सकते हैं जुमले, लेकिन वो आपको कोई चीज उसमें हाईलाइट करके नहीं देंगे कि ये 4 वर्ड्स हमने हाईलाइट कर दिए, अब बताओ कि ये कौन सा है फिगर ऑफ स्पीच. वो सिर्फ सिंपल जुमला दे देंगे, आपने उस जुमले को ही अंडरस्टैंड करना है कि ये मेरी एग्जैजरेशन में जा रहा है, नॉयत कम में जा रहा है, या ये मेरा लाइटिटीज है, या ये मेरा जो है वो आपस में दो चीजों को एज या लाइक के साथ कंपेयर करें. नीचे वो ऑप्शंस दे दे तो वो तो फिर आपको जाहिर बात है आपको सिमिली को ही चूज करना पड़ेगा. तो फिर तो वो ऑब्वियसली आपको कोई एक मेटाफर देंगे साथ में ऑप्शन में, और सिमिली भी देंगे ये देखने के लिए कि आपको पता है कि अगर कंपैरिजन वाला जुमला दिया है तो आप सिमिली चूज कर रहे हो कि मेटाफर चूज कर रहे हो. अगर तो हाइपरबोले का दे दिया तो फिर वो ऑप्शन डी में आपको दे देंगे, फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ऐसे में वो दे देते होते हैं. लास्ट वाला जो ऑप्शन होता है तब वो जान के आपको 2 ऑप्शन सही देते हैं तो वो आपको एक प्रोविजन भी दे देते हैं, लेकिन कभी कभी वो बिना वजह भी वो प्रोविजन दे देते हैं. डी में डाल देंगे ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट या नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, लेकिन नन ऑफ द अबव आर करेक्ट में 100% श्योरिटी नहीं है कि हमने उसी को टिक करना है, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए भी उन्होंने, हो सकता है ए बी या सी में से कोई करेक्ट आंसर हो, डी उन्होंने ऐसे ही दे दिया कि नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव. तो जैसे ही हम नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव देखेंगे तो हमने उसको क्लिक नहीं करना, वो हमें ट्रिक करने के लिए भी हो सकता है और असल में भी हो सकता है कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी में उन्होंने दे दिया ऑल ऑफ द अबव. लेकिन वो कभी कभी ट्रिक करने के लिए भी कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही था लेकिन उन्हें जान के डी के अंदर डाल दिया. तो हमने तीनों चारों ऑप्शंस पढ़ के देखना है कि ये नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव हमारा या ऑप्शन ए और सी हमारा सही बैठ रहा है. दे दिया उन्होंने तो जरूरी नहीं कि ऑप्शन ए और सी ठीक होगा, हमने खुद से पढ़ यार ए और सी ठीक नहीं है, इसमें से सिर्फ ए सही है या सिर्फ सी सही है या ए और सी दोनों ही सही नहीं है भी ठीक है, तो मैंने डी वाले ऑप्शन को तो मैंने ऑप्ट नहीं करना क्योंकि ए और सी दोनों ही ठीक नहीं है. इनमें से काफी स्टूडेंट्स को है वो हाइपरबोले भी यूज करते हैं, जैसे हाइपरबोले भी हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. वो नीचे आपको फिर एक ही ऑप्शन देंगे या फिर अगर 2 देंगे तो वो डी में आपको वो ऑप्शन देंगे कि भी दोनों लगा लो. ओके, सिमिली का नेक्स्ट, ट्राई लाइक अ बेबी. आयरनी के टाइप्स आप कह नहीं सकते कि होती है सच. वर्बल आयरनी और दूसरी मतलब कॉमनली तो वर्बल वाली ही आपकी यूज होती है, चाहे वो रिटन हो जाए चाहे वो स्पीकिंग वाली हो जाए. वाइज एज एन आउल, आउल और विजडम की कंपैरिजन हो रही है, वाइज एज एन आउल, और ये सच है, बाहर के मुल्कों में आउल को बहुत अक्लमंद जानवर समझते हैं. स्विम लाइक अ फिश,
स्लिपरी एज एन eel। अच्छा, कभी कभी दो एज भी आप लगा सकते हो, जैसे ऊपर वालों में लगा हुआ है, कभी एक एज से भी आपकी सिमिली बन जाती है, जरूरी नहीं होता कि हर दफा दो एज ही लगे। कनिंग एज अ फॉक्स, तो चालाकी और फॉक्स को वो कंपेयर करें। स्टबर्न एज अ म्यूल, ब्लाइंड एज अ बैट। स्टबर्न एज अ म्यूल, म्यूल होता है उर्दू में, म्यूल को क्या कहते हैं? खच्चर। थैंक यू। सॉरी, हाँ, अब वो जैसे आप उसको कुछ चलने को कह रहे हो, खेल मतलब कि चलो अब, तो अब वो स्टबन हो जाता है, यानी कि वो कहेगा कि मैंने नहीं चलना। जितना वो ओबीडियंट जानवर है गधा और बेचारा खच्चर, उसको जो मर्जी लाद लो वो बेचारा कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जब वो अपने स्टबननेस पे आता है ना, तो वो स्टबन भी बहुत ज्यादा होता है घोड़े की तरह। तो वो आप उसको चलाते रहोगे, उसने जब चलना है ना, वो अपनी मर्जी से ही चलेगा। कभी कभी दिखाता है वो, जब उसको खींच भी रहे होगे तो वो नहीं चलेगा। As strong as an ox or horse। जब हमने कंपैरिजन करना है ताकत का, तो हम जानवर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई चीज समझनी? ओके, आयरनी आप ये समझो कि वेरी लाइटर एंड पोलाइटर वर्जन ऑफ sarcasm। sarcasm में आपका दिल दुखेगा ही, you might have not done that thing, तंज कर रहा है। लेकिन आयरनी की उर्दू मुझे नहीं आती कि क्या है, तंज तो sarcasm हो जाता है। आयरनी में आपका अगर टॉन्ट आपको फील हो भी रहा है ना, बट डीप डाउन यू नो दैट दिस द थिंग दैट हैज बीन, वो सच है। ठीक है, वो सच्चाई आपके सामने रखते हैं। sarcasm के अंदर होता है कि वो सच है, झूठ है, और वो जो अल्फाज का चुनाव और वो तल्खपना होता है, वो आपको हर्ट करता है, वो ज्यादा आपको चुभती है वो चीज। आयरनी आपको इस वजह से ज्यादा बुरी नहीं लगती है, क्योंकि आपको पता है कि डीप डाउन ये फैक्ट की ही बात कर रहा है अगला बंदा, जिसने की भी है मेरे साथ। अपोजिट में ही आप समझो कि कॉन्ट्रडिक्शन होती है। आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हो, या आप जो है ना सामने वाले से सुनना कुछ चाह रहे हो, लेकिन वो सुना आपको कुछ रहे हैं, लेकिन आपको डीप डाउन पता है कि जो उसने बात सुनाई है मुझे या कही है वो सही ही है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे फलानी चीज कह देगा, लेकिन जो उसने कही है वो ठीक ही कही है। अब जैसे हम तैयार अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं, डीप डाउन पता है, तभी अगले बंदे से राय लेने जा रहे हैं ना कि कैसा लग रहा हूँ तैयार होके। हमें पता है कि कुछ गड़बड़ लग रही है शीशे में खड़े होके, तो वो जारी बात है वो गड़बड़ हमें फील आ रही है, और अगले बंदे ने भी अभी कह दिया ये कौन से कलर की टाई पहन ली है, या ये जूतियां इसके साथ अच्छी नहीं लग रही हैं, तो फिर हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो हमें बात सही कर रहा है। क्योंकि डीप डाउन हमें भी पता था, जब हम अपने आप को शीशे में देख रहे थे कि आई एम नॉट लुकिंग गुड, तो अम्मी से अब्बू से किसी से राय ले लेता हूँ कि मैं ये ठीक लग रहा हूँ या कोई चेंजेस करूँ। तो बंदा चेंजेस करने को कह रहा है या ऑपोजिट में बात कर रहा है कि नहीं ये टाई इसके साथ अच्छी नहीं लग रही है, ये शूज इसके साथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो ऑपोजिट में बात कर रहा है, तो हमें पता है डीप डाउन कि ये बात सही कर रहा है, तो वी वोंट फील दैट काइंड ऑफ अ टॉन्ट टुवर्ड्स दैट। व्हाट आर यू डूइंग? रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा जी, प्रीफिक्स और सफिक्स का किस किस बच्चे को पता है? व्हाट इज अ प्रीफिक्स एंड व्हाट इज अ सफिक्स? तो वर्ड से पहले गुड। अब इसकी एग्जांपल्स, जैसे एक वर्ड है, अच्छा प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को अफेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, उनका जो मदर टर्म है वो अफेक्सेस है। अफेक्सेस के अंदर आपकी प्रीफिक्स आती है और सफिक्स आता है। प्रीफिक्स, प्री का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो प्रीफिक्स मींस के एक्चुअल डिक्शनरी के वर्ड से पहले अगर वर्ड लगा रहे हो डिक्शनरी का, या आप कोई लेटर्स लगा रहे हो, तो वो आपका प्रीफिक्स हो जाता है। जैसे कि अग्री, उसके पीछे पीछे क्या लगाओगे? डिसएग्री। और डिसएग्रीमेंट, मेंट भी लगा दिया, डिस भी लगा दिया, इसका मतलब है आपने उस वर्ड में अफेक्सेस लगा दिए, प्री भी और सफिक्स भी दोनों। मगर कभी हम प्री नहीं लगाया तो हम अग्री के साथ एग्रीमेंट कर देते हैं खाली,
तो इस ऐसी सिचुएशन में हमने सिर्फ सफिक्स लगाया। डिसएग्री की बात करो तो हमने सिर्फ प्रीफिक्स लगाया। डिसएग्रीमेंट की बात करेंगे तो हमने दोनों लगा दिए। अच्छा, ये तो हो गया एक 3 लेटर्स हैं ये। अब जैसे पॉसिबल और ना कर सको तो इम्पॉसिबल, तो हमने वहां 2 लेटर्स लगाए, आई और एम। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं लोड की, एक हम कहते हैं ना कि लोड करा दो, अनलोड हो गया, उसमें भी हमने 2 लेटर्स लगाए। एक हो गया ओवरलोड। अब ओवर जो है वो डिक्शनरी में वर्ड एग्जिस्ट करता है, तो प्रीफिक्स के अंदर कभी कभी आप सिर्फ 1 2 3 लेटर्स लगाते हो और कभी कभी आप वर्ड भी लगाते हो जो डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे दिस कोई वर्ड नहीं है, अन कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इन है, ठीक है ना। तो और मिसअंडरस्टैंड आप जैसे कर रहे हो, MIS कोई वर्ड नहीं है, लेकिन जब अंडरस्टैंड के पीछे आप MIS लगा रहे हो तो वो आपके 3 लेटर्स होंगे। तो आप इसी तरह माइंड में रखना कि सिर्फ लेटर्स नहीं लगाने होते 2 या 3, आप कभी कभी डिक्शनरी के एक्चुअल मीनिंग्स के वर्ड भी लगा सकते हो उसके पीछे। ठीक है, एंड इफ यू टॉक अबाउट सफिक्स, वो वर्ड्स जो आपके एक्चुअल डिक्शनरी के वर्ड के आगे लगते हो। डिक्शनरी के वर्ड मीन जो एक्चुअल रूट वर्ड है उसके आगे अगर आपको कोई चीज लगा रहे हो तो वो आपका सफिक्स में जाएगा। मैंने एक आपको डिसएग्रीमेंट या अग्रीमेंट बताया था, कोई और वर्ड बताओ जिसके आगे आपने कोई सफिक्स लगाया हो। गुड, सॉरी, अनप्लेजेंटली, इसमें तो दोनों लग गए। हार्मलेस, गुड। और कभी कभी सफिक्सेस आपके 2 भी लगते हैं, रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्टफुली, सॉरी, वॉशेबल, गुड है। तो वो एबल एक वर्ड है ना डिक्शनरी का, तो वॉश के साथ एबल लगा दिया तो वो वॉशेबल हो गया। तो इसी तरह आपके MENT, मेंट, डिसएग्रीमेंट वाला, मेंट कोई वर्ड नहीं है आपका, तो आपके सफिक्सेस में वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं वो आप लगाते हो, और कभी कभी आपके सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो आप लगा रहे होते हो एंड के अंदर। और कभी कभी 2 सफिक्सेस भी लग जाते हैं आपके, जैसे कि केयरलेसनेस है बना, केयर से केयरलेस बना, फिर केयरलेस से केयरलेसनेस बन गया, तो आपके 2 सफिक्सेस भी कभी कभी साथ में लग जाते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्लियर, पक्का? अगर टेस्ट में आ जाए तो ओके, ओके गुड है। अब जैसे पॉसिबल का इम्पॉसिबल, मिस पॉसिबल, अनपॉसिबल, ये तीनों जैसे आ जाएंगे तो आपने बताना होगा कि पॉसिबल का ऑपोजिट क्या होगा, इम्पॉसिबल, अनपॉसिबल, इनपॉसिबल या डिसपॉसिबल, समथिंग लाइक दैट। तो वो इस तरह का कुछ आपको आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हम कहने को तो अनपॉसिबल कभी कभी मुंह से निकल भी जाता है, कहने का हमारा वही मतलब होता है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अनपॉसिबल वर्ड नहीं है कोई, वो आपका इम्पॉसिबल ही होता है। जैसे अनरेगुलर आप नहीं कर सकते हो, इररेगुलर करोगे तो IR जो है फिक्स हो जाता है। अनरेगुलर से समझ भी आ रहा है कि हाँ भाई ये बंदा रेगुलर नहीं है किसी काम में, लेकिन वो इर लगाना जरूरी है अगर हम सही तरह ग्रामर को पॉइंट को माइंड में रखें तो। ओके, व्हाट इज द टाइम गाइस? ओके, अभी टाइम है। अबू बकर, आर यू विद मी? समझ आ रही है बेटा सारी चीजें? कोई क्वेश्चन तो काइंडली चैट में पूछ लें, अगर माइक ओपन नहीं कर सकते हैं तो। और आपका जो है वो टॉपिक है वोकैबुलरी में, दैट इज इडियम्स, जो कि आपका दिया हुआ है पेज 232 पे, एंड में उन्होंने दिया हुआ है वोकैबुलरी का टॉपिक, लेकिन उसकी सारी लिस्ट जो है वो 232 पेज के ऊपर है। ओके, शुड यू बिलीव एवरीथिंग यू रीड और हियर? वो घुमा फिरा के कोई और बात कह रहे हो या अनबिलीवेबल कोई बात हो तो हमें जो सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसके ऊपर फौरन यकीन नहीं कर सकते। What is an idiom? An idiom is a phrase that has different meaning from the literal meaning. Again, ये group of words हैं आपके
जो कि असल में इंडिविजुअली उनकी डिक्शनरी के अंदर अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब उनको पुट टुगेदर करते हैं, एक एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उसकी टोटली मीनिंग बदल जाती है। इडियम्स को मैं ख्याल से उर्दू में मुहावरे बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज फीलिंग ब्लू। इट मीन्स कि आई एम सैड। मैं नीला नहीं पड़ गया, जैसे कि ये मूवी तस्वीर में है, आई एम फीलिंग ब्लू। ठीक है, तो आप, इसका मतलब है कि आप जो हो वो उदास हो। ठीक है, अब यहाँ फीलिंग जो है, इसको आप टेंस चेंज कर सकते हो। आई फेल्ट ब्लू व्हेन आई केम टू नो माई ईद जोड़ा इज अनअवेलेबल। ठीक है ना, बहुत बुरा लगता है ना बंदे को, तो फीलिंग को फेल्ट कर सकते हो, आई फील कर सकते हो, ही फील्स कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। वर्ब है ना ये आपका, तो वर्ब के टेंसेस को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। इनको इडियमेटिक एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। फिग्यूरेटिव मीनिंग होती है इनकी, असल में डिक्शनरी में कुछ और मीनिंग है। ये अगेन आपकी स्पीच को या आपकी राइटिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मल कम्युनिकेशन से हटकर बनाने के लिए ये चीज यूज की जाती है। ये भी फिगर ऑफ स्पीच में ही समझो, आपकी क्रिएटिविटी का टूल है एक, कि ये भी एक तरीका है फिगर ऑफ स्पीच के अलावा, कि आप अपनी राइटिंग को या स्पीच को थोड़ा सा क्रिएटिव बना सकते हो, थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हो, नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा हटकर बना सकते हो। ये दिस इज अनदर टूल। This meaning is different from the literal meaning of idioms individual elements. Individual elements मतलब फीलिंग और ब्लू दो अलग अलग वर्ड्स हैं। उनको अगर देखो तो फीलिंग का मतलब है कि महसूस करना, ब्लू का मतलब है एक रंग, नीला। मैं नीला महसूस कर रहा हूँ, डर महसूस कर सकते हो, ठीक है ना, खौफ महसूस कर सकते हो, समथिंग और, मगर रंगों को आप महसूस नहीं कर सकते, तो बड़ा अजीब सा लगेगा अगर हम लिटरल मीनिंग उनकी लेते हैं इंडिविजुअल की। लेकिन जब हम उनको मिलाकर, और हमें पता, ये नेटिव स्पीकर्स को ही पता होता है, हमारे उर्दू के मैं खास से अंग्रेजों को नहीं पता होंगे अनलेस के वो पढ़े, अंग्रेजों के हमें नहीं पता होंगे अनलेस भी हम पढ़े, चाइनीज के तो हमें पता ही नहीं होंगे क्योंकि हमने कभी पढ़े ही नहीं है। तो वो नेटिव स्पीकर्स को हम अपने लैंग्वेज के इडियम्स को ज्यादा पता होता है। तो अगर हमें अंग्रेजी के नहीं भी आते तो इट्स ओके, क्योंकि ऑब्वियसली नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। ओके, ये बहुत मुझे अजीब सा लगता है वैसे। किक द बकेट मीन्स डाई। अब किक द बकेट को अगर लिटरल मीनिंग लो, कि छोटा बच्चे का हम बात करते हैं ना, कि उसने जो है ना वो बाल्टी को लात मार दी, तो किक द बकेट, किधर, किधर मरना। डज इट मेक सेंस? नहीं, लेकिन इट डज, क्योंकि इसका मीनिंग यही है। आई एम किकिंग द बकेट नहीं ना, ही किक्ड द बकेट या ही विल किक द बकेट, कि अगर, कि इसका मतलब ये होगा कि वो मरने वाला है। किक द बकेट सुन, नहीं तो फिर तो अभी सीधा सीधा ही बोल दोगे ना कि वो बंदा मर रहा है। अगर आप क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो फिर यारी बात है, ये डॉक्टर्स आके नहीं कहेंगे आपको जाके कि योर पेशेंट इज किकिंग द बकेट। नहीं, बता भी सकते हो नहीं, सिंपल ये दे देंगे किक द बकेट, और नीचे आपको मीनिंग्स दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल टू डाई, टू स्पिल द वाटर फ्रॉम द बकेट और समथिंग लाइक दैट। तो आपको पता होना चाहिए कि किक द बकेट क्या है, और वो इतना जरूर बता देंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम किक द बकेट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये 3 4 5 लफ्ज लिखे हुए हैं, ये इडियम, तो उसकी मीनिंग मांगो, इडियम का वर्ड बता दो। स्पिल द बीन्स, अब जैसे कोई जार है, ठीक है ना, बर्नी सी जो होती है, उसके अंदर कोई दाल पड़ी हुई है या बीन्स पड़े हुए, चने पड़े हुए, अब वो हाथ लगा तो वो गिर गए, ठीक है ना, तो थोड़े से जार में ले गए और थोड़े से टेबल के ऊपर गिर गए। बेसिकली इसका मतलब ये है कि स्पिल, बीन्स आपने फैला दिए या गिरा दिए, आपसे गिर गए, इसका मतलब ये कि आपने सीक्रेट को ही ओपन कर दिया, कि जो चीज बॉक्स में थी वो आपने गिरा दी है, यानी कि वो अब आउट आउट इन ओपन के लोगों तक पहुंच गई, इसको इधर ही रहना चाहिए था जार के अंदर, लेकिन वो अब निकल गई है। इसको क्या हुआ, अभी आगे चलते हैं। अच्छा, अभी यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं।
पीस ऑफ केक सबने यूज किया हुआ होगा अपनी लाइफ में, है ना? किस किसने यूज किया पीस ऑफ केक? पीछे बच्चे, खाने में नहीं, पीछे बच्चे, सबसे पीछे। आपका क्या नाम है? मैं भूल जाती हूँ। हाँ जी, पीस ऑफ केक एक्सप्रेशन कभी यूज किया है? नहीं किया? इट मीन्स कि समथिंग वेरी इजी। कैन यू डू दैट? इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, यानी कि इट्स वेरी इजी। बहुत ही हल्का सा टास्क आपने आराम से दे दिया, तो मैं तो 5 मिनट में कर लूंगा। उर्दू में नहीं कहते बाएं हाथ के, पता नहीं दाएं हाथ का, वो सेम इज द वो दाएं हाथ का काम। यूजुअली लोग राइट होते हैं ना, तो लेफ्टी। मतलब ऐसा काम है कि मुझे दो, अभी मैं असाइनमेंट उल्टे हाथ से बना के दे देता हूँ, इतना आसान। लिटरली थोड़ी बनाओगे उल्टे हाथ से, बनाओगे तो इसी हाथ से ना। अगर मगर ये कहने का मतलब है कि मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में ये काम करके कर दे सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी है। सेम इज द अनदर वन, एज इजी एज एबीसी, कि जितना है हमारे लिए उतना आसान ये काम है। तो ये भी काम को आसानी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोल रहे होते हैं, एज सिंपल एज एबीसी। हार्ड नट टू क्रैक, इसका क्या मतलब है? ये नट है ना, वॉलनट है जैसे। अब इसको हम नॉर्मल इस तरह आराम से प्रेस किया तो नहीं ना टूटेगा। डिफिकल्ट टास्क, कोई भी चीज मुश्किल हो, कोई भी चीज नहीं, कभी कभी इंसान भी, हम ये कह सकते हैं यू आर अ हार्ड नट टू क्रैक। बहुत ही मुश्किल इंसान हो, आपको समझना, आपको समझाना बड़ा मुश्किल है। नॉट लिटरली यू, मतलब वैसे इंसानों के लिए भी ये यूज होता है, हार्ड नट टू क्रैक। पेपर में आएगा, टेस्ट में, मेरा मतलब है ये। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज्यादा बारिश, हैवी बारिश। जब आपने कहना कि बहुत हैवी मूसलाधार बारिश हो रही है, तो देन यू विल से कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये गूगल से ली इमेजेस जो है। मतलब अंग्रेजों को भी सोचो जरा, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कुछ और नहीं मिला उनको। हमारे भी वैसे ऐसे ही होते होंगे वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, कि ना सर ना पैर, लेकिन मिला दिया और बन गया मुहावरा। ओके, दिस कार्ड कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, इसका मतलब नहीं लिखा हुआ, बताना। नहीं, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे देखो क्या लिखा हुआ कि इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। महंगा पड़ा, नहीं कहते मुझे तो आईफोन लेने के लिए किडनी बेचनी पड़ेगी। सो ये वो चीज है कि लिटरली खुदा ना खास्ता कोई अपना हाथ दे देता। फिग्यूरेटिवली बात कर रहे हो कि इतनी महंगी चीज है, तो हम कहते हैं भाई मेरी रीच में नहीं है, सिंपल सी बात। लेकिन अब हमने उसको घुमा फिरा के बोलना है कि यार मुझे तो इसके लिए फलाना काम करना पड़ जाएगा, तो यानी कि मुश्किल चीज। ओवर द मून, एक्सट्रीमली हैप्पी, गुड, यस। इसका एक और है, ओवर द नाइन्थ क्लाउड। ओवर द मून और ओवर द नाइन्थ क्लाउड, वो भी, इसका भी मतलब यही है कि आप जो हो ना वो बहुत खुश हो। ओवर द मून का लिटरली मतलब अगर आप देखो तो आप मून के ऊपर, ठीक है, बट असल में उसका मीनिंग ये है ओवर द मून के आई एम वेरी हैप्पी, कि इतनी खुश कि जैसे लग रहा है कि मैं चांद से होकर आ गई हूँ वापस, या आ गया हूँ वापस। तो हम कल स्टार्ट करेंगे फ्रेजल वर्ब्स को। अच्छा जी, एक चीज ये आपके बेटा पेज 232 में इडियम्स और फ्रेजेस हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स नहीं हैं। लेकिन पिछले कई टेस्ट्स में फ्रेजल वर्ब्स भी दे रहे हैं वो, तो इस वजह से मैंने इंक्लूड किया ये। जैसे मैंने आपको कहा था कुछ चीजें बुक में नहीं लेकिन टेस्ट में आ रही हैं, तो इस वजह से टीचर्स ने इंक्लूड किया हुआ है। तो फ्रेजेस तो दिए हुए हैं और उन्होंने वो इडियम्स भी दिए हुए हैं एंड में, फ्रेजल वर्ब्स नहीं है, वो हम कल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आज के लिए आप लोगों की छुट्टी। आज का टाइम पता नहीं चला, बहुत जल्दी गुजरा। हाँ, बाकी ये भी एक फैक्टर हो सकता है। जी अबू बकर, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? टेस्ट में सबने अपीयर होना है। थर्सडे को रख लें टेस्ट, थर्सडे को टेस्ट है, वेडनेसडे को कर लें फिर।
वेडनेसडे को तो नहीं है कोई टेस्ट। एक हफ्ते में 3 रख लें। पहले तो हम लोग का थर्सडे होता था, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि थर्सडे को ऑलरेडी है, तो फिर वेडनेसडे को रख लो। फिर अब कोई और टीचर अगर कहेगा ना, हम उनको रिक्वेस्ट कर देना कि भाई हमारा इस सब्जेक्ट का वेडनेसडे को है, तो फिर हम आगे पीछे कर लेंगे। अब हुए हैं, है ना, 2 हुए हैं एक हाँ, एक तो मैंने उधर कंडक्ट कराया था, 2 ही हुए थे। अभी आपका 4th चैप्टर में से होगा बेसिक। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। यू गाइस कैन लीव इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक।